हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इंटरनेशनल अफेयर्स में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया इजराइल रिलेशंस। तो सबसे पहले अपन इंडिया इजराइल रिलेशंस के हिस्ट्री की बात करते हैं। सो इजराइल क्या था, 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। ये कंट्री जो है ये पैलेस्टीन के कुछ एरियाज को काट के बनाई गई थी। सो एक प्रकार से काफी देशों के द्वारा ये एक सेटलमेंट कंट्री मानी जाती है, जो सेटल करवा के बनी गई है, इलीगली बनाई गई है। इंडिया ने कभी भी इसराइल का स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं करा था। जब इसराइल के फॉर्मेशन के लिए यूएन में रेजोल्यूशन निकला था तब भी इंडिया ने उसके अगेंस्ट ही वोट करा था। महात्मा गांधी ने भी एक बार कहा था कि जूइश के लिए एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक रीजन है कि वो अपने स्टेट के लिए, अपनी एक कंट्री के लिए डिमांड कर सकते हैं। बट जिस रिलीजियस बेसिस पे इसराइल को बनाया गया है ये इलीगल है और ऐसा नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी ने हमेशा कहा है कि वो एक पैलेस्टीन का लैंड है। एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी जवाहरलाल नेहरू को एक लेटर में लिखा था 1947 में कि आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए इसराइल कंट्री के बेसिस पे। बट जवाहरलाल नेहरू ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये जो लैंड है ये पैलेस्टीन को बिलोंग करता है और आपने जिस प्रकार से सेटलमेंट करके अपने लोगों को वहां पर लाए हो ये इलीगल है। काफी बार इसी वजह से कांग्रेस का विरोध करा है, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी। काफी बार इसलिए हिंदू नेशनलिस्ट जो पार्टीज है जैसे आरएसएस हुआ, ये ग्रुप्स, इन ऑर्गेनाइजेशंस ने हमेशा इसका विरोध करा है। उन्होंने कहा है कि जो ये रिलीजियस बेसिस पे जो ये इसराइल का फॉर्मेशन हुआ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जूइस के लिए कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी। जूश क्या है? जूश एक धर्म है जिसके धर्म को अपन क्या बोलते हैं, जुडाइज्म बोलते हैं, पर जूस उन लोगों को कहा जाता है। इसके बाद बात करें, विनायक दामोदर सावरकर ने भी क्लियरली सपोर्ट प्रोवाइड करा था इसराइल कंट्री को और यहूदी लोगों को। फिर क्या हुआ था, 1950 में एक चेंज आया इंडिया की पॉलिसीज में और 1950 से 1991 तक इंडिया ने अपने रिलेशन स्टैब्लिश करे इसराइल के साथ। बट ये इनफॉर्मल रिलेशंस थे। मींस अपन डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बोलेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब एक दूसरे देशों की एम्बसीज होती है एक दूसरे देशों में। बट इस केस में एम्बसी नहीं थी, सिर्फ कॉन्सुलेट बनाई गई थी। कॉन्सुलेट क्या होता है? एम्बसी का अपन उसे शॉर्ट फॉर्म या अपन उसके निचले स्तर का अपन कह सकते हैं। कॉन्सुलेट बनाई गई थी 1991 तक। ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस इसलिए स्टैब्लिश इंडिया नहीं करना चाह रहा था इसराइल के साथ क्योंकि इंडिया के अरब कंट्रीज के साथ काफी अच्छे रिलेशंस थे और अरब कंट्री इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। उसका मेन कारण था पैलेस्टीन, क्योंकि इसराइल, उनके अकॉर्डिंग इसराइल ने गलत तरीके से पैलेस्टीन के लैंड को अपना बनाया था। सो ये कॉन्सुलेट जो थी ये मुंबई में बनाई गई थी। इसके बाद क्या थे देखे अपन, 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसे अपन बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं, इसमें भी इसराइल ने इंडिया को काफी सपोर्ट करा था, काफी इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करे थे, इवन इंटेलिजेंस प्रोवाइड भी करा था। मोसाद ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड भी करा था। अब मोसाद क्या है? मोसाद इसराइल का इंटेलिजेंस एजेंसी है। जैसे इंडिया का रॉ है वैसे ही इसराइल का मोसाद है। ये सारे जितने भी ये सब जो चीजें हो रही थी कि इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा जा रहा है, अरब कंट्री से इतने अच्छे रिलेशन है, तो ये उस समय जो पार्टी थी पावर में कांग्रेस, इसका भी एक लालच था कि हमें मुस्लिम वोट बैंक को नहीं खोना है। इस वजह से वो इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। एट द एंड 1992 में इंडिया ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक, कंप्लीट डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश करा था और इसराइल की एम्बसी न्यू दिल्ली में खुली थी और इंडिया की एम्बसी तेल अवीव में खुली थी। तेल अवीव क्या है? ये इसराइल का कैपिटल माना जाता है अकॉर्डिंग टू इंडिया। सारी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग इसराइल का कैपिटल तेल अवीव माना जाता है। सिर्फ इसराइल और यूएसए के द्वारा जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल माना। अगर बात करें जब 1998 से 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, इसमें भी इसराइल ने काफी ज्यादा इंडिया की हेल्प करी थी, इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड करी थी, काफी आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करे थे इसमें। जब ओआईसी फॉर्म हुआ था तो ओआईसी में इंडिया को बाहर रखा, इंडिया को एक पार्ट बनने से रोका गया। इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल था, बट इसमें एक रोल यह भी था कि इंडिया के इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हो गए थे, जो काफी ज्यादा अरब कंट्रीज को पसंद नहीं आया था। इस वजह से इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेट का भी दर्जा ओआईसी में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में नहीं दिया गया। काफी बार इंडिया अरब कंट्रीज के दबाव में आने की वजह से इसराइल की आलोचना करता रहा है। इसराइल ने काफी बार गाजा में, हमास में बॉम्बिंग करी है। जो उसके नियर बाय एरियाज है, पैलेस्टीन के एरियाज है, जो गाजा का जो एरिया है, वहां पर काफी बार मिलिटेंट्स ने हमला करा इसराइल पे। इसके रिटेलिएशन में इसराइल ने भी काफी बार हमला करा। तो इंडिया ना चाहते हुए भी काफी बार इसराइल की आलोचना करता है, उनके इन हमलों को कंडेम करता है यूनाइटेड नेशंस में। अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें तो इंडिया के इतने अच्छे खासे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो नहीं पाए थे जब 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्टैब्लिश करा था। वो तो क्या हुआ, जब 2003 में पहली बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को विजिट करा। उस समय किसकी सरकार थी? उस समय बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। सो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और पहली बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को विजिट करा था। वहां से जो टाइज थे वो और स्ट्रॉन्ग होना चालू है। फिर एक दूसरे के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के कंट्री में काफी बार गए।
काफी फॉरेन मिनिस्टर्स एक दूसरे कंट्री में गए, काफी इन्होंने कोलैबोरेशन करा कि कैसे अपने टाइज को और मजबूत बनाया जा सकता है। 2014 के बाद से इंडिया इजराइल रिलेशंस में काफी ज्यादा बूस्ट आया जब पीएम नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे। नरेंद्र मोदी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने 2017 में इजराइल को विजिट करा था। इसके बाद से रिलेशंस में और ज्यादा बूस्ट आया। अब बात करते हैं मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक टाइज की। अगर देखें, इंडिया के लिए इजराइल काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है मिलिट्री के मामले में। इजराइल क्या है, काफी ज्यादा मिलिट्री इक्विपमेंट्स और आर्म्स प्रोवाइड करवाता है। अगर आंकड़ों के अनुसार देखें, 2016 में इंडिया लगभग $600 मिलियन के मिलिट्री इक्विपमेंट्स इजराइल से परचेस करता था, जो कि बढ़ के अब $1 बिलियन हो चुके हैं। इसके साथ ही काफी ऐसे एग्रीमेंट्स और डील साइन हो चुकी है, जो आगे चल के ऐसे काफी इक्विपमेंट्स है जो इजराइल इंडिया को डिलीवर करने वाला है। इंडिया एक प्रकार से सबसे ज्यादा रशिया पर डिपेंड करता है इक्विपमेंट्स के मामले में, डिफेंस के मामले में, और सेकंड नंबर पे इसराइल पे डिपेंड करता है। इतना इंपॉर्टेंट पार्टनर है इसराइल इंडिया के लिए। तो क्या क्या इंडिया परचेस करता है? काफी ऐसे एयरक्राफ्ट हुए, इवन नेवल शिप्स को भी परचेस करता है, मिसाइल्स को परचेस करता है। इसके अलावा इसराइल ने काफी बार डिफेंस के एरिया में इंडिया को सपोर्ट प्रोवाइड करा है, जैसे कारगिल वॉर में प्रोवाइड करा था, जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था 1971 में तब प्रोवाइड करा था, जब 2008 में बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था उसमें भी इसराइल ने अपनी एक टीम भेजी थी 40 लोगों की जो इन्वेस्टिगेशन कर सके। उन्होंने इंटेलिजेंस प्रोवाइड करा था जिससे इंडिया की और हेल्प हो सके। साथ ही इंडिया और इसराइल काफी नेवल प्रैक्टिसेस भी साथ में करते हैं इंडियन ओशंस। अगर बाइलेटरल ट्रेड की बात करें, 1992 में लगभग $200 मिलियन का ट्रेड होता था इंडिया और इसराइल के बीच में, जो कि बढ़ के 2014 तक $5 बिलियन का हो गया। ये काफी ज्यादा बढ़िया ट्रेड माना जाता है अगर अपन इसराइल के पॉपुलेशन और उसके कंट्री साइज के हिसाब से बात करें। और ये एक्सपेक्टेड है कि 2020 तक ये लगभग 8 से 9 बिलियन डॉलर्स भी जा सकता है। इसके बाद बात करें कि क्या क्या वो चीजें हैं जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है। इंडिया काफी ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे प्रीशियस स्टोन्स हुए, मेटल्स हुआ, ऑर्गेनिक केमिकल्स हुए, सीमेंट हुआ, प्लास्टिक हुआ, ये सब चीजों को एक्सपोर्ट करता है। क्या क्या इंपोर्ट करवाता है इंडिया इसराइल से? इनऑर्गेनिक केमिकल्स हुए, पंप्स हुए, टेक्निकल इक्विपमेंट्स हुए, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हुए, मशीन्स हुई, ये सब चीजों को वो इंपोर्ट करवाता है। अभी इंडिया और इसराइल के बीच में एक नेगोशिएशन भी चल रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, जिसे अपन फ्री ट्रेड एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें नेगोशिएशंस इसलिए है कि काफी बार होता है कि कुछ बातों पे सेटलमेंट नहीं हो पाता है कि हमें कैसी चीजों को फॉलो करना है, इस वजह से। बट ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर भी चर्चा हो रही है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दोनों देशों के जो आम नागरिक हैं उनको काफी फायदा होगा। उनको जो चीजें जिस दाम में मिलती है उससे कम दाम में आसानी से मिल पाएगी। इस वजह से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है इन दो कंट्रीज के। दोनों देश साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में भी काफी ज्यादा कॉपरेशन कर रहे हैं। काफी ऐसी डील्स साइन हुई है जिसमें वो साथ में मिलकर कुछ टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो दोनों की खुद की स्पेस एजेंसीज है। इसराइल ने काफी बार अपनी मिसाइल्स को इंडिया की स्पेस एजेंसी के द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च करा है। इसराइल काफी ज्यादा इंडिया की टेक्नोलॉजीज के मामले में हेल्प करता है। कुछ ऐसी फील्ड्स को देखें तो सबसे पहले आता है स्पेस। स्पेस में काफी एक दूसरे देशों ने कोलैबोरेट करा है, काफी मिसाइल्स साथ में बिल्डअप करने की बात करी है। इसके अलावा अपन देखें तो एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन। इसराइल ने ये इच्छा जताई है कि इंडिया का जो स्टेट है बिहार, इसमें हम काफी ज्यादा टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे जो तरीका है यहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करने का वो और आसान और बेहतर हो सकता है। इसके अलावा बात करें ऑयल और नेचुरल गैस में भी काफी ज्यादा ये कॉपरेट करते हैं। इसराइल क्या है, टूरिज्म सेक्टर पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अगर देखें इसराइल से इंडिया में हर साल कितने टूरिस्ट आते हैं, लगभग 2017 के आंकड़ों के अनुसार लगभग हर साल 40,000 इसराइली इंडिया को आते हैं विजिट करने के लिए। मेन डेस्टिनेशंस इसराइली के लिए कौन कौन सी मानी जाती है? गोवा मानी जाती है, हिमाचल प्रदेश जिसमें मेनली कसूल आता है, धर्मशाला आती है। तो इसका मेन कारण यह भी है कि वहां पर कुछ ऐसा इंफ्लुएंस है जूइश पीपल का, कुछ ऐसा इंफ्लुएंस है हिब्रू लैंग्वेज का, जिस वजह से वो उनको अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा अगर अपन बात करें इंडिया से कितने लोग हर साल इसराइल जाते हैं, तो 2019 के आंकड़ों के अनुसार हर साल लगभग 1 लाख लोग इसराइल जाते हैं इंडिया से इसराइल को विजिट करने के लिए। और 2019 में इंडिया के लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा इसराइल में खर्च करा था, अगर अपन पर टूरिज्म के हिसाब से एवरेज निकालें। इसके बाद काफी ज्यादा इंटरफेथ रिलेशंस की अगर बात करें, काफी बार ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस करे जाते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं जिसमें दोनों देशों से लोग आते हैं। इसराइल से जूइश लोग आते हैं और इंडिया से हिंदू लोग आते हैं। ये काफी बार डिस्कशन करते हैं अपने रिलीजियंस को लेके, सिमिलैरिटीज निकालने की कोशिश करते हैं। साथ एक्सट्रीमिस्ट टेररिज्म, काफी ज्यादा टेररिज्म से परेशान है, तो वो इस बारे में भी चर्चा करते हैं कि कैसे हम दो
जो रिलीजन्स है, इनने काफी पुराने ये रिलीजन्स माने जाते हैं, इनने कितना ज्यादा परसिक्यूशन झेला है अपनी लाइफ में, तो इस वजह से भी काफी सिमिलैरिटीज आ जाती है इन दो धर्मों के बीच में। इसके अलावा बात करें कि इजराइल के लोग इंडिया से इतना अटैच को फील करते हैं, क्योंकि 2000 ईयर पहले से ही काफी ज्यादा परसिक्यूशन की वजह से बहुत सारे जूइश लोग इंडिया में आ गए थे सेटल होने के लिए। वो तो क्या हुआ 1948 में जब इजराइल एक जूइश कंट्री बना, उसके बाद काफी ज्यादा इंडिया से जूइश लोग चले गए थे। आज इसराइल की लगभग 70 लाख पॉपुलेशन है, और उसमें से 1% तो मात्र इंडिया से ही आए। मीन 70,000 लोग इसराइल के इंडिपेंडेंस के बाद से इसराइल में जा चुके हैं, क्योंकि इसराइल की एक पॉलिसी है कि दुनिया में जितने भी यहूदी लोग रह रहे हैं, जितने भी जूइश लोग रह रहे हैं, उन सबके पास इसराइल की नागरिकता है बाय बर्थ। भले आप किसी भी देश में रह रहे हो, आप कितने भी साल के हो, बट आपके पास इसराइल की नागरिकता है। आप जब इसराइल आना चाहे आप आ सकते हो। तो इंडिया से इसलिए इतने अच्छे रिलेशन है, क्योंकि आज भी इसराइल इंडिया में जूइश लोग रह रहे हैं बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन के। कभी भी इसराइली और इन जूस के साथ कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है इंडिया में। इसके अलावा बात करें कि इंडिया में काफी ज्यादा आपको सिनेगोगस मिल जाएंगे, जैसे अपने टेम्पल्स होते हैं, वैसे ही यहूदियों के क्या होते हैं, सिनेगोगस होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इंडिया इजराइल रिलेशंस का अच्छा नॉलेज हो गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।